हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का वेलकम है नर्सिंग सक्सेस पॉइंट की ऑनलाइन क्लासेस में। आ जाओ फटाफट ऑनलाइन। हेलो फ्रेंड्स, करते हैं अपना आज का जो मेट्रोलॉजी के एमसीक्यूज है वो स्टार्ट कर रहे हैं। आज का अपना पहला एमसीक्यू, और जो भी ऑनलाइन है सबसे पहले बता देता हूँ कि जो लिंक से ऑनलाइन आए हैं उनके लिए कि वो क्लास को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे या कमेंट नहीं कर पाएंगे। अटेम्प्ट जरूर देख सकते हैं और सुन सकते हैं, बट कमेंट नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको हमारी जो टीचमेट एप्लीकेशन है वो लॉग इन करनी पड़ेगी। जो टीचमेट एप्लीकेशन है उस पर जाना पड़ेगा, और उसको डाउनलोड करने के बाद आपको जो हमारी क्लासरूम आईडी है वो आपको लॉग इन करनी पड़ेगी। तो उससे पहले अभी अपने स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। आज का अपना जो पहला क्वेश्चन है वो है विच ऑफ फ्लोइंग विच ऑफ द फ्लोइंग ब्लड component इज डिक्रीज इन एनीमिया। एनीमिया में कौन सा कंपोनेंट है वो डिक्रीज होता है, कौन सा कंपोनेंट है वो डिक्रीज होगा। तो ऑप्शंस ए है इरेथ्रोसाइट, इरेथ्रोसाइट मींस आरबीसी। ऑप्शंस बी है ग्रेनुलोसाइट्स, ऑप्शन सी है ल्यूकोसाइट्स, और ऑप्शन डी है प्लेटलेट्स। एक बार फटाफट कमेंट करके बता दीजिए कौन कौन ऑनलाइन है, कौन कौन ऑनलाइन है, और आवाज वगैरह अच्छे से आ रही है सभी को। नीलम रानी, आवाज अच्छे से आ रही है। पहले क्वेश्चंस का आंसर दो फटाफट, नेक्स्ट चलते हैं फिर अपने। विच ऑफ द फ्लोइंग कंपोनेंट्स इज डिक्रीज इन एनीमिया। एनीमिया में कौन सा कंपोनेंट है वो कम होगा ब्लड का। आरबीसी कम होगी या क्या कम होने वाला है। आरबीसी, मेटवी, नीलम, आरबीसी, वेरी गुड। आरबीसी है वो एनीमिया में कम होती है, और ल्यूकोसाइट हमेशा किसमें होती है, ल्यूकोपेनिया में। ल्यूकोपेनिया बोलते हैं जब आपकी जो ल्यूकोसाइट्स या डब्ल्यूबीसी कम होगी। और अगर प्लेटलेट्स कम हो रही है तो उसको बोलते हैं थ्रम्बोसाइटोपेनिया, थ्रम्बोसाइटोपेनिया। ओके, उसके बाद में देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे, एक client with anemia may be tried due to tissue deficiency of which of following substance। कौन से सब्सटेंस की वजह से उसको टिश्यू डेफिशिएंसी हो रही है और वो उसको कैसा फील हो रहा है, ट्राइड। ठीक है, तो इसमें क्या जाएगा, पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है फैक्टर 8, ऑप्शन सी है आपकी ऑक्सीजन, और ऑप्शन जो डी है टी सेल्स एंटीबॉडीज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट कीजिएगा, फटाफट कमेंट कीजिएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी, ए क्लाइंट विद एनीमिया और उसको ट्राइड फील हो रहा है। मैटवी सी, नीलम रानी सी, वेरी गुड। ऑक्सीजन की कमी से क्या होगा, उसको ट्राइडनेस होगी, क्योंकि जो सफिशिएंट ऑक्सीजन जानी चाहिए थी, जो टिश्यू थे उनको ऑक्सीजन जाएगी, वो नहीं जा पाएगी। और जब ऑक्सीजन की कमी होती है तब क्या होगा, जब डिक्रीज ऑक्सीजन होगी बॉडी में तब लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। जो टिश्यू या मसल्स थी वहां पे लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाता है। उस कंडीशन में आपको पेन और टाइटनेस शो होने वाली है, तो इस चीज को स्पेशली ध्यान कर लेना। और यही आपका एनीमिया में होता है, जब सॉरी एमआई जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन है उसमें जब लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है तब जाके चेस्ट पेन स्टार्ट होता है। लैक्टिक एसिड की वजह से चेस्ट पेन स्टार्ट हुआ है। जब भी एमआई की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई की वजह से। डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई की वजह से लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ है। उसके बाद उसमें शो होने वाला है आपको पेन। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ फ्लोइंग
cells is the precursors to the red blood cells। डायरेक्टली प्रिकुर्सर्स का मीन्स बता देता हूँ। कोई भी हिंदी में देखते हैं अग्रामी या किसी चीज की उत्पत्ति कर रहा है उसके लिए यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टली है कि आरबीसी कहाँ से बन रही है, तो बी लिम्फोसाइट से बनेगी या मैक्रोफेज से बनेगी या स्टेम सेल से बनेगी या टी सेल से बनेगी। फटाफट मेट वी सी, फटाफट अनेश्वर कीजिएगा। आपका जो आरबीसी है, जो भी ब्लड कंपोनेंट है वो कहां से बनने वाले हैं, जो भी ब्लड कंपोनेंट है वो स्टेम सेल से बनेंगे। डब्ल्यूबीसी, आपकी आरबीसी और प्लेटलेट, ये तीनों कहां से बनेंगे, आपके जो स्टेम सेल्स है उनसे बनने वाले हैं, यानी बोन मैरो में इनका फॉर्मेशन होगा, बोन मैरो में इनका फॉर्मेशन होगा। तो स्पेशली इस चीज को ध्यान करना। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग सिम्टम इज एक्सपेक्टेड विद हीमोग्लोबिन ऑफ 10 ग्राम पर डीएल। 10 ग्राम पर डीएल है तो उनमें से कौन सा है, पहला ऑप्शन है नॉन, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी है पोलर, ऑप्शन सी है पाल्पिटेशंस और ऑप्शन डी है आपका शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। एक बार फटाफट एनएसवर कीजिएगा, उसके बाद में बताता हूं कि इनमें से कौन सा क्या रहेगा। ऑप्शन मेटवी, ऑप्शन ए। पहले आपको पता होना चाहिए कि एनीमिया क्या होता है। एनीमिया की अगर डेफिनेशन देखते हैं तो एनीमिया में क्या रहेगा कि जो नॉर्मल ब्लड था, हीमोग्लोबिन था, यानी अगर डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग बात करते हैं कि डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग एनीमिया की डेफिनेशन क्या रहेगी, तो जो एच बी बिलो आ जाएगा, बिलो होगा कितना 13 ग्राम पर डीएल, ये नॉर्मल पर्सन का है। ठीक है, ये नॉर्मल मेल एडल्ट का है, मेल एडल्ट। उसके बाद में सेकंड, अगर ये मेल एडल्ट हो गया, अगर एच बी 12 से कम है, 12 ग्राम पर डीएल, ये रहेगा एडल्ट फीमेल के लिए, ये रहेगा एडल्ट फीमेल के लिए। उसके बाद में 11 ग्राम पर डीएल, ये रहेगा प्रेग्नेंट फीमेल, प्रेग्नेंट फीमेल है उनके लिए ये रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं कि एक आईसीएमआर है, इंडिया का इंस्टीट्यूट आईसीएमआर, उसके अकॉर्डिंग एनीमिया की डेफिनेशन क्या है, जो डब्ल्यूएचओ ने डेफिनेशन दी है उससे वो क्या कह रहा है कि 1 ग्राम और कम कर दो, 1 ग्राम और कम कर दो, यानी बिलो 1 ग्राम पर डीएल। डब्ल्यूएचओ ने जो डेफिनेशन दी है उसके बेस पे क्या होगा, जैसे कि एडल्ट की बात कर रहे हैं, मेल एडल्ट की, तो उसमें 1 ग्राम कम करते हैं तो वो क्या रहेगा 12, फीमेल्स की बात करेंगे 11 और प्रेग्नेंट में 10। तो यहाँ पे ध्यान करना कि जो माइल्ड और मॉडरेट, ये जो सिवियरिटी के बेस पे क्वेश्चन पूछा गया है, उस बेस पे एनीमिया कितने टाइप का है, 3 टाइप का। पहला कौन सा रहेगा, माइल्ड। माइल्ड में क्या रहेगा, अबव रहने वाला है 10 ग्राम से, 10 ग्राम से अबव रहेगा। जब एच बी 10 ग्राम से वो होता है तो उसमें कोई साइन सिम्टम्स शो नहीं होते। उसके बाद में सेकंड आता है मॉडरेट। मॉडरेट रहेगा आपका 8 से 10 ग्राम पर डीएल। और उसके बाद में सीवियर, सीवियर रहने वाला है बिलो 8 ग्राम पर डीएल। 8 ग्राम से कम है तब सीवियर कंडीशन है, और मॉडरेट आपका 8 से 10 के बीच में है, और माइल्ड है वो अबाउट 10 से नॉर्मल जो रेंज थी वहां तक रहेगा। तो ये जो आपका है कि जो माइल्ड था उसमें आपको कोई सिम्टम शो नहीं होने वाले। उसके बाद में जो पोलर और पाल्पिटेशन है ये आपको माइल्ड मॉडरेट में शो होंगे, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है वो आपको सीवियर कंडीशन में शो होगी। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना कि सिवियरिटी के अकॉर्डिंग 3 टाइप के हैं। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग डायग्नोस्टिक फाइंडिंग आर मोस्ट लाइकली फॉर ए क्लाइंट विद द ए प्लास्टिक एनीमिया। ए प्लास्टिक एनीमिया के साथ में पेशेंट है, उसमें कौन सा जो डायग्नोस्टिक फाइंडिंग है जो नीचे दिए गए ऑप्शन में वो मोस्ट कॉमनली या मोस्ट लाइकली प्रेजेंट रहने वाली है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ टी हेल्पर सेल, डिक्रीज प्रोडक्शन हो रहा है किसका, टी हेल्पर सेल का, ऑप्शन ए में। उसके बाद में है ऑप्शन बी, क्या कह रहा है, डिक्रीज लेवल ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स,
रेड ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। ऑप्शन सी इंक्रीज लेवल ऑफ द डब्ल्यूबीसी, आरबीसी एंड प्लेटलेट्स। और ऑप्शन डी आपका रीड स्टेनबर्ग सेल्स एंड लिम्फोसाइट्स। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि एप्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है। एप्लास्टिक एनीमिया में बोन मेरो का सुप्रेशन हो जाता है या बोन मेरो अपना फंक्शन नहीं करता। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो भी ब्लड सेल्स कंपोनेंट्स बन रहे थे वो फॉर्मेशन नहीं होगा, यानी उनका फॉर्मेशन नहीं होने वाला। तो यहाँ पे जो भी डेफिनेशन, जो भी ऑप्शन है वो क्या है आपका ऑप्शन जो बी है वो क्या कह रहा है कि डिक्रीज जा रहा है, यानी पैनसाइटोपिनिया हो जाएगा। पैनसाइटोपिनिया की कंडीशन देखने को मिलेगी और आपका ऑप्शन बी है वो क्या रहेगा, राइट। उसके बाद में ऑप्शन जो डी है बहुत बार पूछा जाता है, रीड स्टेनबर्ग सेल्स कहाँ प्रेजेंट होती है, कौन सी डिजीज में होती है। तो इसके लिए आपको स्पेशली ध्यान होना चाहिए कि होंगिंकिन डिजीज थी, होंकिंस डिजीज है उसमें प्रेजेंट रहेगी, ये उसमें प्रेजेंट रहने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ए क्लाइंट विद आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज शेड्यूल्ड फॉर डिस्चार्ज, which instructions are prescribed ferrous gluconate therapy, should the nurse include in the teaching plan। क्या है कि फेरस से ग्लूकोनेट थेरेपी जाने वाली है पेशेंट्स को, तो कौन सा आपका स्टेटमेंट है, टीचिंग प्लान आपका रहेगा। सबसे पहला क्या है, टेक द मेडिकेशन विद एन एंटासिड। उसके बाद में ऑप्शन बी है टेक द मेडिकेशन विद ग्लास ऑफ मिल्क। और ऑप्शन डी है टेक द मेडिकेशन विद सिरल। उसके बाद में टेक द मेडिकेशंस ऑन ए एम्प्टी स्टोमक। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि जो आयरन टेबलेट्स होती है, आयरन टेबलेट, जो आयरन की टेबलेट है वो उनको क्या लेते हैं, एम्प्टी स्टोमक, एम्प्टी स्टोमक लेते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है, जो आपका गैस्ट्रिक जूस था या एचसीएल था उसका सेक्रेशन ज्यादा रहता है, तो उस कंडीशन में लेते हैं। या विद मिल, कुछ कंडीशन में विद मिल का ऑप्शन आता है तो विद मिल भी ले सकते हैं। उस कंडीशन में आपके गैस्ट्रिक जो जूस था या एचसीएल था उसका सिक्रेशन है वो ज्यादा रहने वाला है। तो इन दोनों चीजों को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग डिसऑर्डर रिजल्ट फ्रॉम डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 8। फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी से कौन सा होगा। ऑप्शन ए बोल रहा है सिकल सेल एनीमिया, क्रिसमस डिजीज, हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी। इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट एक बार कमेंट्स करके बता दीजिए। ऑप्शन सी, यहाँ पे ध्यान करना, हीमोफीलिया ये होगा आपका 8 की वजह से, 8 की डेफिशिएंसी हो जाएगी। और हीमोफीलिया बी है वो होगा आपकी 9, जो डेफिशिएंसी 9 है या जो फैक्टर 9 था उसकी डेफिशिएंसी से होने वाला है। क्रिसमस डिजीज है उसका, आपका हीमोफीलिया बी का सेकंड नाम है, क्रिसमस डिजीज है वो आपके हीमोफीलिया सेकंड नाम है हीमोफीलिया बी का। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे एक हीमोफीलिया के टाइप देख लेना कि हीमोफीलिया भी अभी डिफरेंस टाइप में आ रहा है। पहला होता है पैरा हीमोफीलिया, पैरा हीमोफीलिया। किसी को पता है पैरा हीमोफीलिया किसकी वजह से होगा, कौन से फैक्टर की डेफिशिएंसी से होने वाला है। ठीक, कोई बताएगा पैरा हीमोफीलिया किसकी डेफिशिएंसी से हो रहा है। उसके बाद में हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी, हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी। पैरा हीमोफीलिया किसकी वजह से हुआ है, कौन सा फैक्टर था पैरा हीमोफीलिया। पैरा हीमोफीलिया का ध्यान रखना फैक्टर 5 की वजह से होने वाला है। अगर फैक्टर 5 की डेफिशिएंसी हो गई तो पैरा हीमोफीलिया हो जाएगा। फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी हो गई तब आपका हीमोफीलिया ए, और फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी हो गई उस कंडीशन में आपका हीमोफीलिया बी हो जाएगा। और हीमोफीलिया ए को क्लासिकल हीमोफीलिया बोलते हैं, और उसका क्लासिकल हीमोफीलिया बोलने की वजह क्या है, ये मोस्ट कॉमन प्रेजेंट रहता है, मोस्ट कॉमन होता है, या डायरेक्टली बोलूं तो 80 से 85% तक प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, क्लासिकल हीमोफीलिया। और हीमोफीलिया बी को क्या बोल रहे थे, क्रिसमस डिजीज। उसके बाद में दो हीमोफीलिया जो अभी मोस्टली है कि पूछे नहीं गए हैं, बट याद रहना चाहिए कि हीमोफीलिया सी और डी होता है। एक हीमोफीलिया सी होता है जो जेनेटिक नहीं होंगे, हीमोफीलिया सी और हीमोफीलिया डी। कुछ कंडीशन में देखते हैं कि जेनेटिक कोज नहीं था फिर भी हीमोफीलिया हो जाता है, तो उस कंडीशन में ये हीमोफीलिया जैसे जो साइन और सिम्टम्स शो होते हैं
तो उस कंडीशन में भी आपको हीमोफीलिया देखने को मिल रहा है और जेनेटिक नहीं है। तो ये क्या है, दोनों रेयर कंडीशन में मिलते हैं। और जो आपका हीमोफीलिया सी है वो आपको 11 की वजह से होगा, फैक्टर 11 की डेफिशिएंसी से। और हीमोफीलिया डी आपका 12 जो फैक्टर 12 था उसकी डेफिशिएंसी से होगा। तो ये दोनों चीजें ध्यान कर लेना। और यहाँ पे पैरा हीमोफीलिया पे क्वेश्चन पूछा गया है कि पैरा हीमोफीलिया कौन सी डेफिशिएंसी से होता है, तो पैरा हीमोफीलिया का स्पेशली ध्यान कर लेना। पैरो जो हीमोफीलिया है वो आपका फैक्टर 5 की डेफिशिएंसी से होता है, और इसका सेकंड नाम होता है ओवरन डिजीज, ओवरन या ओवरन्स डिजीज। ये आपका हीमोफीलिया का है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नर्स एक्सप्लेन टू द पेरेंट्स ऑफ ए 1 year old child admitted to the hospital in sickle cell crisis। सिकल सेल क्राइसिस के साथ एडमिटेड हुआ है। डेड द लोकल टिश्यू डैमेज, लोकल टिश्यू डैमेज हो रहे हैं। द चाइल्ड हैज ओन एडमिशन इज कोज्ड बाय विच ऑफ फ्लोइंग कोज है, वो टिश्यू या लोकल टिश्यू डैमेज को दिखा रहा है। तो ऑप्शन ए बोल रहा है ऑटो इम्यून रिएक्शंस कॉम्प्लिकेटेड बाय हाइपोक्सिया, ऑटो इम्यून रिएक्शंस की वजह से हुआ है। उसके बाद में आपका सेकंड है जो ऑप्शन है वो क्या बोल रहा है, लेक ऑफ ऑक्सीजन इन रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुआ है, या ऑब्स्ट्रक्शंस टू सर्कुलेटरी सिस्टम या सर्कुलेशंस या एलिवेटेड सीरम बिलिरुबिन कंसंट्रेशंस। तो एक बार फटाफट कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। लोकल टिश्यू डैमेज हो रहे हैं चाइल्ड में, लोकल टिश्यू डैमेज हो रहे हैं चाइल्ड में, तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो आपका सिकल सेल एनीमिया है, सिकल सेल एनीमिया शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, वो कैसी डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। क्या है, ऑटोसोमल, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, ठीक है। और इसमें जो 11th क्रोमोसोम था, 11th क्रोमोसोम था उसकी डेफिशिएंसी होने वाली है, उसमें एब्नॉर्मलिटी प्रेजेंट रहेगी 11th क्रोमोसोम में। 11th क्रोमोसोम में एक बार कमेंट करके फटाफट बता दीजिए इसका आंसर। 11th क्रोमोसोम में इसकी एब्नॉर्मलिटी रहेगी। और उसका भी जो पोजीशंस होती है, जो बीटा चेन होगी उसकी 6th पोजीशन पे चेंज रहेगा। जो बीटा चेन होगी, जो बीटा चेन थी उसमें जो 6th पोजीशन थी वहां पे एब्नॉर्मलिटी मिलेगी 6th चेन पे, ठीक है। वहां पे जो आपका ग्लूटामेट था वो वेलाइन में चेंज हो जाता है। क्या होगा, ग्लूटामेट था वो किसमें चेंज हो जाएगा, वेलाइन में। ग्लूटामेट है वो वेलाइन की तरह वर्क करेगा, यानी इसमें चेंज होगा किसमें, वेलाइन, और ये इसको कोज करेगा। तो यहाँ पे जो आपका सिकल सेल एनीमिया था उसका जो ऑब्स्ट्रक्शंस इन सर्कुलेटरी सिस्टम राइट जाने वाला है क्राइसिस की वजह, क्योंकि जो सिकल सेल एनीमिया था उसमें जो आरबीसी का शेप थी, आरबीसी की शेप थी वो सिकल शेप की हो जाएगी। आरबीसी कैसी हो जाएगी, सिकल शेप। सिकल का मीन्स यहाँ पे एक हंसिया जो घास वगैरह काटने में काम आ रही है उसके लिए यूज करते हैं, या हंसियाकार बोल सकते हैं उस टाइप में, यानी लगभग इस हिसाब से हो जाएगी, ठीक है, आरबीसी का शेप। उस कंडीशन में क्या होगा, जो अपनी माइक्रोविलाई थी, ये या माइक्रो जो सर्कुलेटरी सिस्टम है जो माइक्रो कैपिलरीज थी उनमें क्या करेगा, ऑब्स्ट्रक्शंस करेगा। माइक्रो जो माइक्रो कैपिलरीज थी उनमें ऑब्स्ट्रक्शंस करेगा, माइक्रो कैपिलरी में, कैपिलरीज में ये क्या करेगा, ऑब्स्ट्रक्शंस करेगा, माइक्रो कैपिलरीज में ऑब्स्ट्रक्शंस करेगा। तो उस कंडीशन में ऑब्स्ट्रक्शंस की वजह से सर्कुलेटरी सिस्टम में जाएगी। माइक्रो कैपिलरीज में जाके जो ये सी शेप की थी ये जाके वहां पे फंसना स्टार्ट हो जाएगी, जो सिकल शेप की थी वो क्या हो जाएगी, वहां पे जाके फंसना स्टार्ट हो जाएगी और एक ऑब्स्ट्रक्शंस कर देगी, जिसकी वजह से क्या होगा, लोकल टिश्यू थे वो डैमेज हो जाएंगे। और ये सबसे पहले ऑब्स्ट्रक्शंस अगर बात करें कहाँ पे देखा जाएगा, तो जो आपकी हैंड और फुट, हैंड एंड फुट था वहां की जो फिंगर्स का एंड टिप है वहां पे आपको शो होने वाला है, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द मदर आस्क द नर्स व्हाई द चाइल्ड hemoglobin was normal at birth but now the child has S hemoglobin, which of the following response by the nurse is the most appropriate। कैसा हीमोग्लोबिन हो गया, एस, बट एट बर्थ क्या था, नॉर्मल था।
एट बर्थ क्या था, उसको नॉर्मल हीमोग्लोबिन था। तो कौन सा स्टेटमेंट है नर्स का मोस्ट अप्रोप्रिएट है इस चीज के लिए? तो ऐसा हीमोग्लोबिन कहाँ पे देखने को मिलता है? सिकल सेल एनीमिया में। तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है, द प्लेसेंटा बार्स पासेज ऑफ द हीमोग्लोबिन एस फ्रॉम द मदर टू फीटस। प्लेसेंटा कभी हीमोग्लोबिन को क्रॉस नहीं कर रहा, ये स्पेशली ध्यान करना है। हीमोग्लोबिन या ब्लड का जो एक्सचेंज होता है वो नहीं होगा, सिर्फ प्यूरिफाई करने का काम करता है प्लेसेंटा। उसके बाद में ऑप्शन बी क्या कह रहा है, द रेड बोन मेरो डज नॉट बिगिन टू प्रोड्यूस हीमोग्लोबिन एस अंटिल सीवल मंथ आफ्टर बर्थ। कुछ मंथ तक है जैसे स्टार्ट नहीं करता है बोन मेरो एस टाइप के हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन एस है वो क्या है, एक अबनॉर्मलिटी को शो कर रहा है, यानी आपको सिकल सेल एनीमिया को शो कर रहा है। उसके बाद में क्या है, एंटीबॉडीज ट्रांसमिटेड फ्रॉम यू टू द फीटस प्रोवाइड द न्यूबॉर्न विद टेम्परेरी इम्यूनिटी। एंटीबॉडीज ट्रांसमिट फ्रॉम यू यानी मदर से क्या हुई है, एंटीबॉडीज हुई है, वो टेम्परेरी इम्यूनिटी के लिए। ठीक है, उसका ये तो जो आपका स्टेटमेंट है रॉन्ग है, और यह भी आपका स्टेटमेंट है रॉन्ग है। उसके बाद में हीमोग्लोबिन एस था वो नहीं बनेगा, कभी भी नहीं बनेगा बोन मैरो में एब्नॉर्मेलिटी के बिना। उसके बाद में आता है कि द न्यू बोर्न हैज ए हाई कंसंट्रेशन ऑफ फीटल हीमोग्लोबिन। फीटल हीमोग्लोबिन का हाई कंसंट्रेशन होता है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, हीमोग्लोबिन हाई कंसंट्रेशन के साथ में रहता है। उसी वजह से जो न्यू बोर्न बेबी होते हैं उनमें आपको हीमोग्लोबिन का लेवल है वो ज्यादा देखने को मिलता है इन बर्ड फॉर सम टाइम आफ्टर बर्थ। और ये जो हीमोग्लोबिन था फिटस, जो फीटल हीमोग्लोबिन था, वो एडल्ट हीमोग्लोबिन में चेंज होना स्टार्ट होता है कब? 36 वीक की जो प्रेगनेंसी होती है वहां से स्टार्ट होगा, और विद इन 6 मंथ की एज होगी, विद इन 6 मंथ, 6 मंथ या 5 to 6 मंथ बोल सकते हैं, उसमें वो एडल्ट में चेंज हो जाता है। तो हाई कंसंट्रेशन जो होता है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ फीटल हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, इंडिकेट कर रहा है। तो ये क्या था, मदर को रिस्पॉन्स था कि पहले आपको क्यों नहीं पता चला कि हाई कंसंट्रेशन ऑक्सीजन फीटो हीमोग्लोबिन था जो फीटस का हीमोग्लोबिन था, बट अब नॉर्मलिटी को शो नहीं कर रहा था। तो ये आपका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग वुड द नर्स आइडेंटिफाई एज द प्योरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस ड्यूरिंग टोल्डर वेजो ओकलसिव क्राइसिस सिकल सेल क्राइसिस? सिकल सेल क्राइसिस है, उसमें पहला ऑप्शन है आपका इनइफेक्टिव कोपनिंग रिलेटेड टू द प्रेजेंस ऑफ द लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज। ऑप्शन बी है डिक्रीज कार्डियक आउटपुट रिलेटेड टू अबनॉर्मल हीमोग्लोबिन फॉर्मेशंस। और ऑप्शन सी है पेन रिलेटेड टू टिश्यू एनोक्सिया। और ऑप्शन सी है एक्सेसिव फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू इन्फेक्शन। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ फ्लोइंग नर्सिंग आइडेंटिफाई प्योरिटी नर्सिंग एक्शन, प्योरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस पूछा है, नर्सिंग डायग्नोसिस। तो कौन सा आप डायग्नोसिस करने वाले हो? जो अपने डायग्नोस बनाते थे एमएसएन में ड्यूरिंग जो अपनी नर्सिंग की स्टडी कर रहे थे, तो उसमें था कि पेन क्यों हुआ है। अब पेन क्यों हुआ, इसमें जो एनीमिया था सिकल सेल या वेजो एक्लूसिव एनीमिया था, उसकी बात करता हूं। तो क्या होगा कि जो वेजो एक्लूसिव था, वेजो ओकलसिव क्राइसिस था, मेट भी ऑप्शन बी कैसे जा सकता है, अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन नहीं होगा, डायग्नोसिस पूछा है। तो वेजो ओकलसिव में क्या हो रहा था कि मोस्ट, पहला तो ये पता होना चाहिए मोस्ट कॉमन टाइप है और मोस्ट पेनफुल है, मोस्ट पेनफुल है। वेजो ओकलसिव क्राइसिस है, सिकल सेल क्राइसिस, वो क्या है, मोस्ट कॉमन और मोस्ट पेनफुल है। हुआ क्यों? जो आपकी माइक्रो कैपिलरीज थी उसमें इस्चीमिया हुआ है, उसमें इस्चीमिया हुआ है। उस कंडीशन से क्या होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, या डिक्रीज ऑटो सप्लाई होगी किसको, टिश्यू को। जो टिश्यू थे उसको ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। उस कंडीशन में क्या होगा, आपका जो टिश्यू थे या जो मसल्स थे उनमें क्या होगा, पेन होगा। तो यहाँ पे क्या है, पेन रिलेटेड टू टिश्यू एनोक्सिया, यानी ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है पेन। और ये मैंने बताया था कि जब पेन ऑक्सीजन की कमी होगी उस कंडीशन में क्या होगा, डिक्रीज, जो आपका डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है उस कंडीशन में क्या होता है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है बॉडी में, लैक्टिक एसिड बनना स्टार्ट हो जाता है जो पेन को कॉज करने वाला है। तो ये आपका पेन रिलेटेड टू एनोक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मदर आस्क द नर्स इफ हेयर चाइल्ड आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज रिलेटेड टू चाइल्ड फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस। क्या हो रहा है, आस्क कर रही है, किसके लिए पूछ रही है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया रिलेटेड टू चाइल्ड फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस, इन्फेक्शंस हो रहा है उसको बार बार। द नर्स रिस्पॉन्स बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग, जो आगे है उसमें से कौन सा अंडरस्टैंडिंग है समझाएगी। पहला, लिटिल इज known about iron deficiency anemia and its relationship to infection in children। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, ऑप्शन बी बोला चिल्ड्रन विद आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया आर मोर सस्पेक्टेबल टू इन्फेक्शंस देन आर अदर चिल्ड्रन। उसके बाद में चिल्ड्रन विद आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया लेस सस्पेक्टेबल टू इन्फेक्शंस देन अदर। तो यहाँ पे ये तो हो नहीं सकता क्योंकि बार बार उसको फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस का जो आपकी जो लैंग्वेज थी क्वेश्चन के उसमें बता दिया। उसके बाद में चिल्ड्रन विद आयरन डेफिशिएंट एनीमिया आर द इक्वल एज सस्पेक्टेड टू इन्फेक्शंस एज आर अदर चिल्ड्रन, जो चाइल्ड थे उनके इक्वल होगा। तो आयरन जो था अपनी बॉडी को नेसेसरी है बॉडी टिश्यू ग्रोथ के लिए, और जो आपका डीएनए सिंथेसिस हो रहा था उस कंडीशन में भी आपको आयरन चाहिएगा, यानी जब बॉडी में कोई सेल्स बन रही है उस कंडीशन में आपको आयरन की जरूरत होती है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या है कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो क्या है, अगर कम होगा आयरन बॉडी में तो जो अपनी ब्लड सेल्स थी वो बनना भी कम होगी। उस कंडीशन में आपको नॉर्मली है कि पैनसाइटोपेनिया जैसी कंडीशंस देखने को मिल जाए, डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन भी कम हो। या नॉर्मली बात करूं तो जो आयरन होता है वो अगर कम हुआ तो आपकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज इम्यूनिटी हो जाएगी, या इम्यूनिटी हो जाएगी बॉडी की। उस कंडीशन में आपको एनीमिया के साथ में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के साथ में क्या देखने को मिलेगा, इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो बी है, चिल्ड्रन विद आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया आर मोर सस्पेक्टेबल टू इन्फेक्शन देन आर अदर चिल्ड्रन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि आयरन की उसमें डेफिशिएंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which of the following food would the nurse encourage the mother to offer to her child with iron deficiency anemia? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के साथ में और कौन सा फूड के लिए वो इंकरेज करेगी मदर को। तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है अपना, राइस, केरल वोल मिल्क एंड येलो वेजिटेबल्स। उसके बाद में पोटैटो पीसेस एंड चिकन्स। उसके बाद में मैरकोनी चीज एंड हैम। और ऑप्शन डी है फीडिंग ग्रीन वेजिटेबल्स एंड राइस। जो अपना लास्ट क्वेश्चन सेशन था उसमें मैंने बताया था कि आयरन के लिए कौन सा सोर्स है वो बेस्ट रहने वाला है, या आयरन रिच सोर्स की बात हुई थी। तो आयरन रिच सोर्स में क्या थे, ऑर्गन थे, किसी भी जो भी मीट्स वगैरह में ऑर्गन आएंगे वो, और मसल्स जो चिकन में आने वाली है। उसके बाद में था आपका स्वीट पोटैटो, यानी जो पोटैटो है वो क्या था, आयरन का बेस्ट सोर्स था। तो यहाँ पे तीनों चीजें किसमें मिलने वाली है आपको, ऑप्शंस बी पोटैटो, चिकन, चिकन के साथ में आपको ऑर्गन और मसल्स दोनों आ जाएंगे, और पीसेज। तो आपका ऑप्शंस बी है वो क्या रहेगा, राइट। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फिजिशियन हैज ऑर्डर सीवियर लेबोरेटरी टेस्ट टू हेल्प डायग्नोसिस इन्फेंट ब्लीडिंग डिसऑर्डर। ब्लीडिंग डिसऑर्डर को डायग्नोस करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज एबनॉर्मल वुड द नर्स इंटरप्रेट एज ए मोस्ट लाइकली टू इंडिकेट हीमोफीलिया। हीमोफीलिया को कौन सा इंडिकेट करने वाला है, हीमोफीलिया को कौन सा इंडिकेट करेगा। तो ऑप्शन ए है ब्लीडिंग टाइम, ऑप्शन बी आपका टोनिक्यूट टेस्ट, ऑप्शन सी है क्लोट रिस्ट्रिक्शन टेस्ट, और ऑप्शन डी है आपका, ऑप्शन डी आपका पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। एक बार फटाफट कमेंट करके बता दीजिए, एक बार फटाफट कमेंट कीजिए। यहाँ पे ध्यान करना कि जो हीमोफीलिया होता है, हीमोफीलिया में आपको सीटी क्लोटिंग टाइम और पीटीटी ये दोनों क्या मिलेंगे, इंक्रीज मिलेंगे। ये दोनों क्या मिलेंगे, इंक्रीज मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद में बीटी यानी ब्लीडिंग टाइम और प्रोथ्रोम्बिन टाइम बीटी, ये दोनों क्या मिलेंगे आपको, नॉर्मल। ये दोनों नॉर्मल रहने वाले हैं। तो यहाँ से सीटी के लिए बहुत बार क्वेश्चन आता है क्लोटिंग टाइम किस में इंक्रीज होता है। तो क्लोटिंग टाइम हमेशा किस में इंक्रीज होगा, हीमोफीलिया में।
और सेकंड है पीटीटी, या एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम है, वो किस में इंक्रीज होता है? हीमोफीलिया में। तो आपका ऑप्शन डी है वो राइट जाएगा। तो इसके साथ में ध्यान रखना कि क्लोटिंग टाइम है वो भी इसमें इंक्रीज होने वाला है, हीमोफीलिया में इंक्रीज होगा। और ब्लीडिंग टाइम और प्रोथ्रोम्बिन टाइम है वो आपको नॉर्मल देखने को मिलेगा। यहाँ पे कई बार एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है हीमोफीलिया में, एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें आपको पता होना चाहिए सीटी और पीटीटी है वो इंक्रीज होंगे, अदरवाइज नॉर्मल रहने वाला है। कई बार प्लेटलेट्स ऑप्शन में दे दिया जाता है तो प्लेटलेट्स भी इसमें नॉर्मल रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग विच ऑफ द फ्लोइंग असेसमेंट इन ए चिल्ड्रन विद द हीमोफीलिया वुड लीड द नर्स टू सस्पेक्ट अर्ली हीमोअर्थराइटिस? हीमोअर्थराइटिस को शो करेगा, यानी ब्लीडिंग इन जॉइंट्स, चाइल्ड रिलुकेंट्स टू मूव ए बॉडी पार्ट, उसके बाद में कूल पेल क्लेमी एक्सट्रीमिटीज, इकोमाइसिस फॉर्मेशंस अराउंड ए जॉइंट, और ऑप्शंस जो डी है, इनस्टेबिलिटी ऑफ ए लॉन्ग बोन इन पैसिव मूवमेंट। एक बार फटाफट कमेंट करके बता दो क्या जाएगा इसका राइट आंसर। यहाँ पे देखना कि जो चाइल्ड है जब भी उसको हिमो अर्थराइटिस यानी ब्लीडिंग इन जॉइंट्स हो रही है, उस कंडीशन में जो मूव करेगा बॉडी पार्ट वो रिक्लूडेंट रहने वाली, यानी अबनॉर्मलिटी वहां पे उसको डिफिकल्टी होगी या मूव नहीं कर पाएगा, उस कंडीशन में उसको पेन होगा। तो अर्ली सिम्टम इसका यही आने वाला है, जो इकोमाइकोसिस फॉर्मेशन अराउंड ए जॉइंट, ये आपकी लेट स्टेज में शो होने वाला है। अगर अर्ली की बात करें तो मूव करेगा तभी उसको पेन जैसी कंडीशन लगेगी या अबनॉर्मल रहेगा उसके लिए। तो इसका जो आपका ऑप्शन ए है वो राइट जाएगा। चाइल्ड इज द रिलुकेंट्स टू मूव ए बॉडी पार्ट्स को मूव नहीं कर पाएगा वो। तो ये स्पेशली ध्यान करना, सस्पेक्टेड है किसके लिए? अर्ली हिमो अर्थराइटिस अर्थरोसिस के लिए है, कि उसमें जॉइंट में ब्लीडिंग हो रही है उस कंडीशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, because of the risk associated with the administration of factor 8 concentrations, the nurse would teach the client's family to recognize and report which of the following: yellowing of the skins, constipation, abdominal distance, or puffiness around the eyes? तो कौन सा पूछा क्या गया कि फैक्टर 8 आप दे रहे हो पेशेंट्स को, तो उसके साथ में रिस्क बतानी है कि रिस्क क्या रहेगी। फैक्टर 8 क्या था? एक प्लेटलेट्स का पार्ट था। अगर फैक्टर 8 अपने ज्यादा दे रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या रहता है कि एक तो होगा कि जॉन्डिस के चांसेस बढ़ जाएंगे, जॉन्डिस के चांसेस क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। या नॉर्मली बात करो डिस्ट्रैक्शन ऑफ आरबीसी ज्यादा देखने को मिलेगा, या डायरेक्टली कह सकते हैं कि येलोविश स्किन हो जाएगी। तो येलोविश स्किन इसको शो होने वाली है। ठीक है, जब भी फैक्टर 8 दे रहे हैं उस कंडीशन में, जब भी आप डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी पढ़ते हैं या क्लोटिंग फैक्टर वाला पढ़ेंगे उसमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या रहेगा? येलोविंग ऑफ स्किन रहने वाला है, येलोविंग ऑफ स्किन। कॉन्स्टिपेशन नहीं देखने को मिलेगा, एब्डोमिनल डिस्टेंस भी नहीं देखने को मिलेगी, और प्यूफिनेशन अराउंड आइज भी नहीं रहेगी। तो यहाँ पे उस कंडीशन में जो आपका कॉम्प्लिकेशन है उसकी बात है, तो ये स्पेशली ध्यान कर लेना कि येलोविंग ऑफ स्किन देखने को मिलने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, A child suspected of having sickle cell disease is seen in a clinic and laboratory studies are performed. A nurse check the laboratory result. Can name date which of the following would be increase in disease? क्या था? सिकल सेल डिजीज है, और इनमें से जो लेबोरेटरी फाइंडिंग है उनमें से कौन सा इंक्रीज मिलने वाला है? तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है? प्लेटलेट्स काउंट्स, ऑप्शन बी हीमेटोक्रेट लेवल, और ऑप्शन सी है रेटिकुलोसाइट काउंट्स, और ऑप्शन डी है हीमोग्लोबिन लेवल। तो राइट आंसर क्या होगा? एक बार फटाफट कमेंट करके बता दीजिए, फटाफट कमेंट करके बता दीजिए राइट आंसर क्या होगा। एक सिकल सेल डिजीज के साथ में पेशेंट आए आपके पास में, और उसकी लेबोरेटरी जो भी लोकल लेबोरेटरी थी उसने क्या किया, लेबोरेटरी में जांच करवा ली उसने। ठीक है, और अब आप उन रिपोर्ट्स को देख रहे हो, उस कंडीशन में क्या है, आपको कौन सी चीज है इस डिजीज में, यानी कौन सा कंपोनेंट ऑफ ब्लड है वो आपको इंक्रीज मिलने वाला है। क्वेश्चन को आप एक बार दोबारा से देखिएगा कि ए चाइल्ड सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग सिकल सेल डिजीज इज सीन इन ए क्लिनिक
and laboratory studies are performed. A nurse check the laboratory result can now that which of the following would be increase in disease. तो यहाँ पे ध्यान करना कि जब भी सिकल सेल डिजीज थी, सिकल सेल डिजीज में क्या था, अबनॉर्मल आरबीसी का फॉर्मेशन था, अबनॉर्मल आरबीसी थी, अबनॉर्मल आरबीसी बन रही थी। और कैसी थी, सिकल सेप की, सिकल सेप आरबीसी थी। तो सिकल सेप आरबीसी नॉर्मल आरबीसी की स्टडी में नहीं आएगी, तो इसको जब भी अपनी स्टडी करेंगे तो ये आपको अब नॉर्मल दिखेगी, या इमेच्योर बोल सकते हैं, इमेच्योर आरबीसी की तरह शो होने वाली है, इमेच्योर आरबीसी की तरह शो होगी। और इमेच्योर आरबीसी को क्या कहते हैं हमने, रेटिकुलोसाइट्स। तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट बोल सकते हैं, या फॉल्स दिखाई देगा उसको कि रेटिकुलोसाइट्स काउंट है वो बढ़े हुए हैं। उसके बाद में स्पेशली जब आरबीसी की स्टडी की जाएगी उसमें आपको सिकल सेप का शो होगा, जो आरबीसी थी सिकल सेप की शो होगी स्पेशली आरबीसी की स्टडी में, तो वो आपको शो करने वाला है सिकल सेल एनीमिया। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर जाएगा रेटिकुलोसाइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A clinic nurse instructs the mother of child with sickle cell disease about the participating factor related to pain crisis. Participating factor related to crisis. Which of the following, if identified by the mother as a participating factor, indicate the need of further instructions? कौन सा उसका स्टेटमेंट है या फ्लोइंग चीज है वो उसको आपको इंडिकेट करना है फर्दर के लिए। तो पहला है कि इन्फेक्शंस, इन्फेक्शंस देखने को मिल सकता है, ट्रॉमा, फ्लूइड ओवरलोड और स्ट्रेस। तो यहाँ पे जब भी मदर पूछती है कि इंडिकेट फर्दर इंस्ट्रक्शंस के लिए पूछा है कि आपको और देना है, तो जब आप उसको फ्लूइड देने का बोल रहे हो, मदर को क्या कह रहे हो, फ्लूइड देने का बोल रहे हो, तो मदर का क्वेश्चन हो सकता है कि इसको फ्लूइड ओवरलोड नहीं हो जाएगा, ओवरलोड नहीं हो जाएगा। तो उस कंडीशन में आपका रिस्पॉन्स क्या रहता है कि सिकल सेल क्राइसिस वाले को आप, जो सिकल सेल पेशेंट था या सिकल सेल एनीमिया के साथ में है या डिजीज के साथ में, उस पेशेंट में अपने फ्लूइड की फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है या हाइड्रेशन मेंटेन, हाइड्रेशन को मेंटेन करना होता है, जो नर्सिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। और जब डिस्चार्जिंग होती है तो उस पेशेंट डिस्चार्ज होगा तो उस कंडीशन में हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए बोला जाता है कि आप इसको बार बार पानी पिलाना है और 3 लीटर से अबव नॉर्मल वाटर इनटेक करवाना है, ठीक है। तो हाइड्रेशन की कोज क्या है कि जब आपका आरबीसी का सिकल सेप थी उस कंडीशन में क्या होगा, सिकलिंग होना स्टार्ट हो जाती है, यानी ऑब्स्ट्रक्शंस करेगी। इस सिकलिंग से प्रिवेंशन के लिए, यानी प्रिवेंशन ऑफ सिकलिंग बोल सकते हैं, या प्रिवेंट टू सिकलिंग, प्रिवेंशन ऑफ सिकलिंग के लिए आप इसको क्या कर रहे हो, ओवर फ्लूइड दे रहे हो, ठीक है। सिकलिंग का मींस था डायरेक्टली जो ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा था आरबीसी का नॉर्मल कैपिलरीज में आके और वो पेन को कॉज कर रही थी, एक अबनॉर्मल स्ट्रक्चर्स बना रही थी, उस कंडीशन से प्रिवेंट करना, अपने प्रिवेंशन ऑफ द सिकलिंग के लिए अपने क्या कर रहे हैं, उसको दे रहे हैं। और यहाँ पे क्या पूछा गया है, फर्दर इंस्ट्रक्शंस, उसको आप आगे और समझाओ। इन्फेक्शन के चांसेस है पेशेंट में, ट्रॉमा के चांसेस रहेंगे, अगर उसको इंजरी हो रही है तो ब्लीडिंग के चांसेस भी हो सकते हैं, स्ट्रेस, नॉर्मली पेन के साथ में स्ट्रेस उसको देखने को मिलने वाली है। तो फ्लूइड ओवरलोड के चांसेस नहीं होते, और वो अपने सिर्फ किस लिए दे रहे हैं, प्रिवेंशन ऑफ सिकलिंग या प्रिवेंट टू सिकलिंग। तो हाइड्रेशन मेंटेन करना अपनी जो फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है। कई बार यहीं से क्वेश्चन आता है कि हाइड्रेशन को मेंटेन करते हैं। यहाँ पे एक चीज और देखना, जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ऐसा होता है कि एक पेशेंट आपके साथ में सिकल सेल क्राइसिस के साथ में आया है, उसको क्या हो रहा है, पेन हो रहा है। पेन क्यों हो रहा है, ये जो शेकलिंग हुई थी उसकी वजह से उसको पेन हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन को समझना, शेकलिंग की वजह से उसको पेन हो रहा है, तब आप सबसे पहले क्या करोगे। तो उसमें ऑप्शंस में आपको कई बार बॉल्स ऑफ फ्लूइड दिया होता है, तो कभी भी इसमें फ्लूइड्स में बॉल्स नहीं देते, बॉल्स फ्लूइड नहीं देंगे, शेकलिंग के लिए बॉल्स फ्लूइड नहीं देंगे। उसमें क्या करते हैं, मेंटेन हाइड्रेशन करते हैं, ठीक है। फ्लूइड्स के लिए हाइड्रेशन को मेंटेन करते हैं एंड कंटिन्यू फ्लूइड देंगे, एंड कंटिन्यू फ्लूइड देंगे उसको। ये नहीं है बॉल्स का मीन्स होता है कि बॉल्स, कोई बोल दे कि बॉल्स क्यों नहीं दे रहे, तो बॉल्स का मीन्स होता है जैसे कि किसी ने बोल दिया 500 ml एक बार आप दे दो उसको, बस 1 आवर में दे दो 500 ml, उसके बाद में इसको फ्लूइड नहीं देना। बट ये अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी में नहीं रहेगा, कभी भी बॉल्स देने के बाद उसको स्टॉप नहीं करना है, मेंटेन हाइड्रेशन करना है, यानी उसको कंटिन्यू फ्लूइड देना है। और जो फ्लूइड्स का रहता है चाइल्ड में, अगर चाइल्ड की बात करूं कि फ्लूइड कितना देना होता है, तो 150
ml पर केजी और पर डे। हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए चाइल्ड में 150 ml पर केजी के हिसाब से देंगे और पर डे में देंगे। तो यहाँ पे सिर्फ हाइड्रेशन को मेंटेन करना है। और सेकंड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, जो O2 था, O2 की डिमांड्स को कम करना है। ठीक है, तो सेकंड जो प्रायोरिटी थी हाइड्रेशन एंड मेंटेन O2 दोनों रहती है। बट अगर क्वेश्चन में आपको हाइड्रेशन का ऑप्शन आता है तो हाइड्रेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। O2 के लिए आप सेकंड पे जाओगे, O2 आपका सेकंड चॉइस रहने वाली है। और उसके बाद में आपका रेस्ट भी देना होता है, क्योंकि अगर बॉडी रेस्ट पे होगी तो क्या होगा, O2 डिमांड्स कम हो जाएगी, ऑक्सीजन की डिमांड क्या होगी, वो कम हो जाएगी। और ऑक्सीजन की डिमांड कम होगी तो आपको हाइड्रेशन और जो पेन था वो भी आपका कम होने वाला है। नॉर्मली जो सिकल सेप की आरबीसी होती है वो ऑक्सीजन सप्लाई कम कर पाती है। तो उस कंडीशन में ध्यान करना कि अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो जब भी पेन के साथ में पेशेंट है तब मेंटेन हाइड्रेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेबोरेटरी स्टडीज आर द परफॉर्म फॉर अ चाइल्ड सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। द नर्स रिव्यू द लेबोरेटरी रिजल्ट कैन that which of the following result would indicate the type of anemia। ऑप्शन ए है एन एलिवेटेड हीमोग्लोबिन लेवल एंड डिक्रीज रेटिकुलोसाइट्स काउंट। और ऑप्शन सी है एन एलिवेटेड आरबीसी काउंट। और ऑप्शन डी है रेड ब्लड सेल्स डेट आर द माइक्रोसाइटिक एंड हाइपोक्रोमिक। तो मैंने पहले ही बताया था कि जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है वो कैसा होता है, माइक्रोसाइटिक, माइक्रोसाइटिक और हाइपोक्रोमिक। हाइपोक्रोमिक ये दोनों टाइप का रहने वाला है। तो इसका जो आपका राइट आंसर जाएगा वो क्या होगा, डी। जो आपका ऑप्शन डी है वो इंडिकेट कर रहा है किसको, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का अपना। A pediatric nurse health educator provided a teaching sessions to the nursing staff regarding hemophilia। हेमोफीलिया के रिगार्डिंग वो क्या कर रही है, एक टीचिंग सेशन ले रही है। ठीक है, which of the following information regarding the disorder would the nurse plan to include in the discussion। कौन सी जो इंफॉर्मेशन है वो इंक्लूड करेगी। उसके बाद में पहला ऑप्शन आ रहा है आपका, हीमोफीलिया इज ए वाई लिंक हेरिडिटी डिसऑर्डर। और उसके बाद में है मेल्स इन हेरिडिटी हीमोफीलिया फ्रॉम देयर फादर। और फीमेल्स इन हेरिडिटी हीमोफीलिया फ्रॉम देयर मदर। हीमोफीलिया ए रिजल्ट फ्रॉम द डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर ए। तो यहाँ पे आपको हीमोफीलिया के लिए पूरा पता होना चाहिए कि हीमोफीलिया कैसा डिसऑर्डर है। तो हीमोफीलिया के लिए पहले बता देता हूँ कि हीमोफीलिया को क्या कहते हैं, रॉयल डिजीज। क्या कहते हैं, रॉयल डिजीज। रॉयल क्या होता है, एक महाराज, उन्हीं के लिए यूज किया जाता है रॉयल डिजीज। इसको रॉयल डिजीज कह रहे हैं। और कैसी है, एक्स लिंक डिसऑर्डर है। एक्स लिंक रहने वाला है, रिसेसिव एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है। उसके बाद में अगर एक्स लिंक की बात करते हैं तो सिर्फ मदर से बॉयज में जाएगा, मदर से बॉयज में जाएगा। या अगर जो फादर थे उनमें से, मतलब जो बॉयज है उनमें शो होने के चांसेस है डायरेक्टली। तो ये ध्यान करना कि एक्स लिंक है और रॉयल डिजीज बोर्ड है। तो पहला ऑप्शन तो वाई लिंक का आ गया, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। मेल्स इन हेरिडिटी हीमोफीलिया फ्रॉम देयर फादर। मेल कभी भी फादर से नहीं रहेंगे, जो उनकी गर्ल्स होगी उनमें चांसेस रहेंगे। ठीक है, फीमेल्स इन हेरिडिटी हीमोफीलिया देयर मदर, फीमेल्स भी नहीं लेगी, उनके लड़कों में हो सकते हैं चांसेस। जो चांसेस होंगे हीमोफीलिया के वो क्या रहेंगे, जो अगर फीमेल्स की जो मदर से अगर होगा तो बॉयज में रहने वाला है चांसेस। ठीक है, तो ऑप्शन जो आपका डी है, हीमोफीलिया एज ए रिजल्ट फ्रॉम डेफिशिएंसी ऑफ द फैक्टर 8। तो इसके लिए एक स्पेशली चीज और अभी बता देता हूं कि जो आपके हीमोफीलिया के सब टाइप थे, जो हीमोफीलिया ए होता है, हीमोफीलिया में ए में भी आपको माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर टाइप के देखने को मिलते हैं। अगर हीमोफीलिया ए की बात करते हैं, हीमोफीलिया ए में चार टाइप होंगे। और मोस्टली तीन टाइप की स्टडी करने वाले हैं अपने। पहला कौन सा है, माइल्ड। सेकंड है मॉडरेट।
और ऑप्शन जो थर्ड है वो सीवियर। ठीक है, तो सीवियर। अब यहाँ पे देखना कि जो माइल्ड होता है, जो नॉर्मल्स, इसका हीमोफिलिया ए में जो फैक्टर था 8, उसके लेवल पे डिपेंड करता है। तो ये जो नॉर्मल कितना होता है, 500 से 150 इंटरनेशनल यूनिट पर डीएल। ठीक है, अब जो माइल्ड होगा, माइल्ड में क्या हो जाएगा, ये 6 से रहेगा, 6 से 50, 50 इंटरनेशनल यूनिट। ये परसेंट में भी आ जाता है कुछ कंडीशन में, तो परसेंट में भी याद कर लेना, सेम ही रहने वाला है परसेंटेज में भी। 6 से 50 इंटरनेशनल यूनिट माइल्ड का नॉर्मल लेवल रहेगा हीमोफिलिया ए में, फैक्टर 8 का। और मॉडरेट में क्या रहेगा, 1 से 5% या इंटरनेशनल यूनिट पर डीएल, ये डीएल है, पर डीएल। और जो आपका सीवियर कंडीशन है उसमें क्या रहने वाला है, लेस देन 1 इंटरनेशनल यूनिट पर डीएल। तो ये जो था कि माइल्ड में क्या होता है, नो ब्लीडिंग विदाउट सीवियर इंजरी, विदाउट सीवियर इंजरी के माइल्ड में कोई भी ब्लीडिंग के चांसेस नहीं है। मॉडरेट में क्या होगा, व्हेन सीवियर ब्लीडिंग बट ओनली आफ्टर इंजरी, इंजरी के बाद में शो होने वाली है। और जो सीवियर आपकी ब्लीडिंग है, स्पोंटेनियस ब्लीडिंग की बात करते हैं हीमोफिलिया में, वो सिर्फ आपकी सीवियर कंडीशन में शो होती है। यही टाइप रहते हैं आपके हीमोफिलिया बी के, बी में भी यही रहने वाला है और सेम लेवल रहेगा। ठीक है, सेम लेवल रहेगा। तो स्पेशली इस चीज को ध्यान कर लेना। और ये क्वेश्चंस माइल्ड और मॉडरेट का कई बार पूछा जाता है, तो इस चीज का आपको पता होना चाहिए माइल्ड और मॉडरेट के बारे में। ओके, थैंक यू आज के लिए। और आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद जो आपने अभी तक अपनी लाइव क्लासेस को देखा है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।